कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की मशहूर शर्लॉक होम्स की कहानियों में से एक, द बॉस्कॉम वैली मिस्ट्री। ये है हत्या, रहस्य और जांच का ऐसा मामला जहां हर सुराग एक नई पहेली खड़ी करता है। आखिर कौन था असली कातिल और कैसे होम्स ने अपने तेज दिमाग से इस राज्य से पर्दा उठाया? आइए सुनते हैं द बॉस्कॉम वैली मिस्ट्री। मैं और मेरी पत्नी हम नाश्ते पर बैठे थे एक सुबह जब नौकरानी एक तार लेकर आई। वो शर्लॉक होम्स की तरफ से था और उसमें यह लिखा था, क्या तुम्हारे पास 2 दिन खाली हैं? मुझे इंग्लैंड के वेस्ट से बॉस्कॉम वैली की त्रासदी के सिलसिले में तार मिला है। अगर तुम मेरे साथ आ सको तो मुझे खुशी होगी। मौसम और नज़ारे बहुत ही सुहावने हैं। 11:15 वाली पैडिंगटन की गाड़ी से निकलना मुझे लगता है ये उन सरल मामलों में से एक होगा जो वास्तव में बहुत कठिन होते हैं। ये कुछ विरोधाभासी सा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। असामान्यता लगभग हमेशा एक सुराग होती है। जितना अधिक साधारण और सामान्य कोई अपराध होता है, उसे पकड़ना उतना ही कठिन होता है। लेकिन इस मामले में उन्होंने मृतक के बेटे के खिलाफ बहुत गंभीर मामला बना लिया है। तो ये हत्या है? खैर, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मैं खुद देखे बिना कुछ भी मानकर नहीं चलूंगा। तुम्हारा क्या कहना है? मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखते हुए कहा। क्या तुम जाओगे? सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्या कहूं। इस समय मेरे पास काफी काम है। अरे, एंस्ट्रदर तुम्हारा काम कर देगा। तुम हाल ही में कुछ पीले से लग रहे हो। मुझे लगता है कि ये बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वैसे भी तुम्हें मिस्टर शर्लॉक होम्स के मामलों में हमेशा बहुत दिलचस्पी रहती है। मैंने उत्तर दिया, और क्यों ना हो, आखिर मुझे उनके एक मामले से ही बहुत लाभ मिला था। लेकिन अगर मुझे जाना है तो मुझे तुरंत पैकिंग करनी होगी, क्योंकि मेरे पास केवल आधा घंटा है। अफगानिस्तान के कैंप जीवन ने मुझे फुर्तीला और तैयार यात्री बना दिया था। मेरी जरूरतें कम और सरल थीं, इसलिए आधे घंटे से भी कम समय में मैं अपनी छोटी पेटी लेकर टैक्सी में पैडिंगटन स्टेशन की ओर जा रहा था। शर्लॉक होम्स प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। उसकी लंबी दुबली आकृति उसके भूरे रंग के यात्रा कोट और फिटिंग टोपी में और भी लंबी और दुबली लग रही थी। शर्लॉक ने कहा, तुम्हारा आना वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, वॉटसन। तुम्हारे जैसा भरोसेमंद साथी मेरे लिए बहुत फर्क डालता है। स्थानीय मदद या तो बेकार होती है या पक्षपाती। अगर तुम 2 कोने की सीटें पकड़ लो तो मैं टिकट ले आता हूं। हमारे डिब्बे में सिर्फ हम दोनों थे, सिवाय उन ढेर सारे अखबारों के जिन्हें होम्स साथ लाए थे। उनमें से वो पढ़ते, नोट्स बनाते और सोचते रहते जब तक हम रीडिंग से आगे नहीं निकल गए। फिर अचानक उन्होंने सब अखबारों को एक गेंद की तरह मोड़ा और ऊपर रैक पर फेंक दिया। शर्लॉक ने पूछा, क्या तुमने इस मामले के बारे में कुछ सुना है? नहीं, एक शब्द भी नहीं। मैंने कई दिनों से अखबार भी नहीं देखा। लंदन के अखबारों में पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं अभी तक सारे ताजा अखबार देख रहा था ताकि सारे तथ्य समझ सकूं। बॉस्कॉम वैली हेयरफोर्डशायर में रॉस के पास एक ग्रामीण इलाका है। वहां का सबसे बड़ा जमींदार जॉन टर्नर है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाया और कुछ साल पहले इंग्लैंड लौट आया। उसकी एक जमीन हैदरली चार्ल्स मैकार्थी नामक व्यक्ति ने किराए पर ले रखी थी, जो खुद भी ऑस्ट्रेलिया से आया था। दोनों की जान पहचान वहीं से थी। टर्नर धनी था, मैकार्थी उसका किराएदार, परंतु उनके बीच समानता के संबंध बने रहे। मैकार्थी का एक बेटा था 18 साल का, और टर्नर की भी एक बेटी थी उतनी ही उम्र की। दोनों के जीवन साथी नहीं थे। वे आसपास के अंग्रेज परिवारों से घुलते मिलते नहीं थे और कुछ अकेले से रहते थे। 3 जून को, यानी पिछले सोमवार को, मैकार्थी अपने घर से दोपहर 3 बजे के करीब निकले और बॉस्कॉम पूल की ओर गए, जो घाटी से बहती धारा से बना एक छोटा सा तालाब है। उन्होंने सुबह अपने नौकर को बताया था कि 3 बजे
उन्हें एक जरूरी मुलाकात करनी है, लेकिन वे वापस जिंदा नहीं लौटे। हैदर अली से पूल तक की दूरी मात्र 1/4 मील है। 2 लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा, एक बुजुर्ग महिला और दूसरा गेमकीपर विलियम क्राउडर, जो मिस्टर टर्नर के यहाँ काम करता था। दोनों ने गवाही दी कि मैकार्थी अकेले थे, लेकिन क्राउडर ने कहा कि कुछ ही देर बाद उसने मैकार्थी के बेटे को भी उसी दिशा में जाते देखा जिसके हाथ में बंदूक थी। इसके बाद दोनों को पूल के पास देखा गया। 14 साल की लड़की पेशन मोरन ने गवाही दी कि उसने पिता पुत्र को झगड़ते हुए देखा। उसने सुना कि पिता बेटे पर गालियां दे रहे थे और देखा कि बेटे ने हाथ उठाया जैसे कि मारने जा रहा हो। वो डरकर भाग गई और अपनी मां को बताया। थोड़ी देर बाद वही बेटा दौड़ता हुआ आया और कहा कि उसने अपने पिता को मृत पाया है। उसके हाथ और कपड़ों पर ताजा खून था, पास में बंदूक पड़ी थी और शरीर पर किसी भारी वस्तु से वार किए गए थे। ऐसे में बेटे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को जांच में जानबूझकर हत्या का फैसला आया और बुधवार को उसे अदालत में पेश किया गया। मैंने कहा, तो बहुत पुख्ता मामला लगता है। होम्स ने गंभीरता से कहा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य बहुत भ्रामक होते हैं। थोड़ा नजरिया बदलते ही वे किसी और ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि मानना पड़ेगा कि मामला बेटे के खिलाफ काफी गंभीर दिखता है, लेकिन कई लोग, विशेषकर मिस टर्नर, बेटी, उसकी निर्दोषता पर विश्वास करती हैं। उन्होंने लेस्ट्रेड को उसकी ओर से नियुक्त किया है। लेस्ट्रेड ने मुझे बुलाया है और यही वजह है कि हम दोनों घर पर आराम करने की बजाय पश्चिम की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा, मुझे डर है कि मामला इतना साफ है कि तुम्हें इसमें कोई नाम नहीं मिलेगा। होम्स हंसते हुए बोले, सबसे भ्रामक चीज ही है कोई स्पष्ट तथ्य। संभव है हम कुछ और तथ्यों पर पहुंचे जिन्हें लेस्ट्रेड समझ भी ना सके। इसके बाद होम्स ने मेरी आदतों पर एक छोटा सा उदाहरण देते हुए समझाया कि अवलोकन और निष्कर्ष निकालना ही उनका काम है और यही उन्हें इस मामले में भी मदद करेगा। कांस्टेबुलरी इंस्पेक्टर ने जब उसे बताया कि वो गिरफ्तार है, तो उसने कहा कि उसे ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ और ये तो वही है जिसका वो हकदार था। उसके इस कथन ने कोरोनर की ज्यूरी के मन में यदि कोई संदेह बचा भी था तो उसे मिटा दिया। मैंने कहा, यह तो एक स्वीकारोक्ति है। होम्स ने कहा, नहीं, क्योंकि इसके बाद उसने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी। इतने सारे सबूतों के बाद यह कम से कम संदेहास्पद तो है। होम्स ने कहा, इसके विपरीत ये मुझे इन बादलों में सबसे उजली किरण लग रही है, चाहे वो निर्दोष हो या दोषी। इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध कितनी गंभीर हैं ये ना समझे। यदि वो अपनी गिरफ्तारी पर आश्चर्य जताता या गुस्सा दिखाता तो मुझे वो ज्यादा संदेहास्पद लगता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि चालाकी से चुनी गई नीति होती। लेकिन उसकी सच्चाई और स्वीकार्यता बताती है कि वो या तो निर्दोष है या फिर बड़ा संयमी और मजबूत इंसान है। जहां तक उसके डिजर्व वाले कथन का सवाल है, यह भी अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि वो अपने पिता के शव के पास खड़ा था और उसी दिन उसने अपने पिता से झगड़ा किया था, यहां तक कि हाथ उठाया था। ऐसे में आत्मग्लानि और पछतावा स्वाभाविक ही है। मैंने कहा, कई लोग तो इससे भी कम सबूतों पर फांसी चढ़ चुके हैं। होम्स ने उत्तर दिया, हां, और कई निर्दोष लोग भी फांसी चढ़ चुके हैं। उस युवक का अपना बयान क्या है? वो उसके समर्थकों के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, लेकिन उसमें एक दो संकेत जरूर हैं। ये लो, यही है, तुम खुद पढ़ लो। होम्स ने अपने कागजों से हेयरफोर्डशायर का स्थानीय अखबार निकाला और उस अंश की ओर इशारा किया जहां उस दुर्भाग्यशाली युवक का बयान छपा था। मैं गाड़ी के कोने में बैठ गया और ध्यान से पढ़ने लगा। जेम्स मैकार्थी, मृतक का इकलौता बेटा, गवाही देते हुए बोला, मैं पिछले 3 दिन ब्रिस्टल में था और सोमवार 3 तारीख की सुबह ही लौटा। पिता घर पर नहीं थे। नौकरानी ने बताया कि वे जॉन कॉब के साथ रॉस गए हैं।
थोड़ी देर बाद मैंने उनके घोड़े की गाड़ी की आवाज सुनी और खिड़की से देखा कि वे लौटकर तुरंत बाहर निकल गए। मैं अपनी बंदूक लेकर बॉस्कॉम पुल की ओर घूमने निकला, खरगोशों के बिल वाले इलाके की ओर। रास्ते में मेरी मुलाकात गेमकीपर क्राउडर से हुई। जैसा कि उसने अपनी गवाही में कहा, लेकिन वो गलत है यदि सोचता है कि मैं पिता का पीछा कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि वे आगे हैं। जब मैं पूल से करीब 100 गज दूर था तो मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे और मेरे पिता का आपसी संकेत था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें पूल के पास खड़ा पाया। मुझे देखकर वे बहुत चौंके और कुछ कठोरता से पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। हमारी बातचीत झगड़े में बदल गई और लगभग मारपीट तक पहुंच गई, क्योंकि पिता का स्वभाव बहुत उग्र था। मैंने देखा कि उनका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है, तो मैं उन्हें छोड़कर वापस फॉर्म की ओर लौट पड़ा। मैं मुश्किल से एक 150 गज ही लौटा था कि पीछे से भयावह चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर वापस पहुंचा और देखा कि पिता जमीन पर पड़े हैं। सिर बुरी तरह जख्मी था। मैंने बंदूक गिरा दी और उन्हें बाहों में उठाया, पर वे तुरंत मर गए। मैं कुछ मिनट वहीं घुटनों के बल बैठा रहा और फिर मदद लाने के लिए टर्नर के लॉज कीपर के घर की ओर भागा, क्योंकि वहीं सबसे नजदीक था। जब मैं लौटा तब आसपास कोई नहीं दिखा। मुझे नहीं पता कि पिता को चोट कैसे लगी। वे लोकप्रिय नहीं थे, स्वभाव से ठंडे और कठोर थे, लेकिन जहां तक मुझे पता है उनके कोई दुश्मन नहीं थे। मुझे और कुछ नहीं कहना है। कोरोनर ने पूछा, क्या आपके पिता ने मरने से पहले कुछ कहा? गवाह ने जवाब दिया, उन्होंने कुछ शब्द बड़बड़ाए जिनमें मैंने बस चूहे का उल्लेख सुना। आपका क्या मतलब था इससे? मुझे इसका कोई अर्थ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि वे प्रलाप कर रहे हैं। आपके पिता से अंतिम झगड़ा किस बारे में था? मैं उसका उत्तर देना पसंद नहीं करूंगा। मुझे डर है कि मुझे दबाव डालना होगा। मैं सचमुच नहीं बता सकता, पर भरोसा दिलाता हूं कि उसका इस त्रासदी से कोई संबंध नहीं। ये अदालत तय करेगी। यदि आप उत्तर देने से इनकार करेंगे तो ये आपके मामले को और कमजोर करेगा। फिर भी मैं इनकार करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई आप दोनों का सामान्य संकेत था। हां, तो फिर उन्होंने ये पुकार आपको देखने से पहले और ये जाने बिना कि आप ब्रिस्टल से लौट आए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। एक ज्यूरी सदस्य ने पूछा, जब आप लौटकर पहुंचे और अपने पिता को मरणासन्न पाया तो क्या कुछ संदिग्ध नहीं दिखा? निश्चित रूप से कुछ नहीं। मतलब? मैं इतना व्याकुल और घबराया हुआ था कि कुछ सोच ही नहीं पाया, परंतु मुझे धुंधला सा लगा कि जैसे कुछ जमीन पर पड़ा है, धूसर रंग का, शायद कोई कोट या कपड़ा। लेकिन जब मैं पिता से उठकर इधर उधर देखा तो वो गायब था। क्या आप कहना चाहते हैं कि वो आपके मदद लाने से पहले गायब हो गया? हां, वो जा चुका था। आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या था? नहीं, बस लगा कि कुछ पड़ा था। शरीर से कितनी दूरी पर? करीब 12 गज। और जंगल के किनारे से लगभग उतनी ही। तो यदि वो हटाया गया तो उसी समय, जबकि आप उससे 12 गज दूर थे। हां, पर मेरी पीठ उस ओर थी। यहां गवाही समाप्त हुई। मैंने अखबार देखते हुए कहा, मैं देखता हूं। कोरोनर ने अपने अंतिम भाषण में युवक पर काफी कठोर टिप्पणी की। उन्होंने ध्यान दिलाया कि पिता ने उसे देखने से पहले ही पुकारा। उसने पिता से बातचीत का कारण छुपाया और मरते समय कहे गए शब्दों की विचित्र व्याख्या की। ये सब बातें बेटे के खिलाफ जाती हैं। होम्स हल्की हंसी हंसते हुए बोला, तुम और कोरोनर दोनों ने उन्हीं बिंदुओं को चुना जो वास्तव में उसके पक्ष में हैं। तुम उसे कभी ज्यादा कल्पनाशील बताते हो तो कभी बिल्कुल न कल्पनाशील। यदि वो ज्यूरी की सहानुभूति पाने के लिए कोई झगड़े का कारण गढ़ लेता तो कहते कि वो चालाक है, और यदि उसने कोई अजीब सा संकेत या गायब हुआ कपड़ा गढ़ा होता तो कहते कि वो झूठा है। नहीं, मैं इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखूंगा कि युवक सच कह रहा है, और देखेंगे कि ये सोच हमें कहां ले जाती है। और अब ये मेरा पॉकेट पेट्राक है, और जब तक हम घटनास्थल पर नहीं पहुंचते मैं इस मामले पर और एक शब्द नहीं कहूंगा। हम लगभग
4 बजे रॉस पहुंचे। सुंदर स्ट्रॉड वैली और चौड़े सेवन नदी को पार करने के बाद हम उस छोटे से प्यारे नगर में पहुंचे। वहां प्लेटफॉर्म पर एक दुबला पतला नेवले जैसी शक्ल वाला आदमी इंतजार कर रहा था। हल्के भूरे डस्ट कोट और चमड़े की लेगिंग्स पहनकर उसने खुद को ग्रामीण जैसा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुरंत पहचान गया कि वो स्कॉटलैंड यार्ड का लेस्ट्रेड है। वो हमें हेयरफोर्ड आर्म्स ले गया, जहां हमारे लिए कमरा पहले से बुक था। लेस्ट्रेड ने चाय पीते हुए कहा, मैंने गाड़ी मंगवाई है। मुझे पता था कि आप तुरंत घटनास्थल देखना चाहेंगे। होम्स ने उत्तर दिया, यह आपकी कृपा है। आखिर इस सब कुछ तो वायुदाब का मामला है। लेस्ट्रेड चौंका। उसने कहा, मैं समझा नहीं। कांच कैसा है? 29। मैं देखता हूं, न हवा है और न ही आकाश में कोई बादल। यहां मेरे पास सिगरेटों का पूरा डिब्बा है, जिन्हें पीना ही होगा, और ये सोफा किसी भी सामान्य देहाती होटल की घृणित चीज से कहीं बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि आज रात मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेस्ट्रेड ने उदारतापूर्वक हंसते हुए कहा, आपने निश्चय ही अखबारों से अपने निष्कर्ष निकाल लिए होंगे। यह मामला बिल्कुल साफ है। जितना गहराई में जाओ उतना ही साफ होता जाता है। फिर भी आप किसी महिला को मना तो नहीं कर सकते, और वो भी इतनी दृढ़ महिला को। उसने आपके बारे में सुना है और आपकी राय चाहती है। हालांकि मैंने उसे बार बार कहा कि जो कुछ किया जा सकता था वो मैं पहले ही कर चुका हूं। अरे देखिए, उसकी गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी है। उसने अभी बोल ही पूरा किया था कि कमरे में दौड़ती हुई आई एक ऐसी युवती जो मेरे जीवन में देखी गई सबसे सुंदर युवतियों में से एक थी। उसकी नीली बैंगनी आंखें चमक रही थीं, होंठ खुले थे, गालों पर गुलाबी आभा थी, और उसकी स्वाभाविक संकोच भावना उसकी गहरी उत्तेजना और चिंता में खो गई थी। उसने पुकारा, ओह मिस्टर शर्लक होम्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गए। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि जेम्स ने ये काम नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने काम की शुरुआत इसी विश्वास के साथ करें। इस बात पर कभी संदेह न करें। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और मैं उसकी कमियां किसी और से बेहतर जानती हूँ। लेकिन वो इतना कोमल हृदय है कि मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी जो उसे सचमुच जानता है ऐसे आरोप को बेतुका ही मानेगा। शर्लॉक ने कहा, मुझे आशा है कि हम उसे निर्दोष साबित कर पाएंगे। मिस टर्नर, आप विश्वास रखें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपने साक्ष्य पढ़े हैं, आपने कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे। क्या आपको कोई रास्ता, कोई कमी दिखाई नहीं देती? क्या आपको स्वयं नहीं लगता कि वो निर्दोष है? मुझे लगता है कि ये बहुत संभव है। देखा ना, उसने सिर पीछे फेंकते हुए और लेस्ट्रेड की ओर चुनौतीपूर्ण नजरों से देखते हुए कहा, आप सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे उम्मीद दी है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचकाए। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी ने अपने निष्कर्ष थोड़े जल्दी निकाल लिए हैं। लेकिन वो सही हैं। ओह, मैं जानती हूं कि वह सही हैं। जेम्स ने ये कभी नहीं किया, और जहां तक अपने पिता से उसकी बहस का सवाल है, मुझे यकीन है कि उसने कोरोनर को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसमें मेरा संबंध था। होम्स ने पूछा, किस तरह? अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जेम्स और उसके पिता में मेरे कारण कई बार झगड़े हुए। मिस्टर मैकार्थी चाहते थे कि हमारी शादी हो। जेम्स और मैं हमेशा भाई बहन की तरह रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अभी युवा है और जीवन का बहुत कम अनुभव रखता है। वो स्वाभाविक रूप से अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए झगड़े होते रहे, और ये भी उन्हीं में से एक था। मुझे पूरा विश्वास है। होम्स ने पूछा, और आपके पिता, क्या वे इस विवाह के पक्ष में थे? नहीं, वे इसके खिलाफ थे। केवल मिस्टर मैकार्थी ही इसके पक्ष में थे। उसके ताजा चेहरे पर एक तेज लाली दौड़ गई जब होम्स ने उस पर अपनी पैनी सवालिया नजर डाली। उसने कहा, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अगर मैं कल आपके पिता से मिलने आऊं तो क्या संभव होगा? मुझे डर है कि डॉक्टर अनुमति नहीं देंगे। डॉक्टर? हाँ, क्या आपने नहीं सुना? बेचारे पिता कई वर्षों से मजबूत नहीं थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। वे बिस्तर पर पड़े हैं
और डॉक्टर विलॉज कहते हैं कि वे बिल्कुल टूट चुके हैं और उनकी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मिस्टर मैकार्थी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो विक्टोरिया के पुराने दिनों से पिताजी को जानते थे। विक्टोरिया में यह महत्वपूर्ण है। हाँ, खानों में। बिल्कुल, सोने की खानों में, जहां से, जैसा कि मैंने समझा, मिस्टर टर्नर ने अपना धन कमाया। हाँ, निश्चित रूप से। धन्यवाद मिस टर्नर, आपने मेरी बड़ी मदद की है। आप मुझे बताएंगे यदि कल आपको कोई समाचार मिले। निस्संदेह आप जेल जाकर जेम्स से मिलेंगे। ओह, यदि आप मिलें मिस्टर होम्स, तो कृपया उसे बता दीजिएगा कि मुझे उसकी निर्दोषता पर पूरा विश्वास है। मैं बताऊंगा मिस टर्नर। अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि पिताजी बहुत बीमार हैं और जब मैं उन्हें छोड़ देती हूँ तो वे मुझे बहुत याद करते हैं। अलविदा, और ईश्वर आपके प्रयास में आपकी मदद करे। वो उतनी ही जल्दबाजी से कमरे से बाहर चली गई जितनी जल्दबाजी से आई थी, और हमने उसकी गाड़ी के पहियों की आवाज सड़क पर गूंजते हुए सुनी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लेस्ट्रेड ने गरिमा से कहा, होम्स, मैं आपसे लज्जित हूं। आप क्यों ऐसी उम्मीदें जगाते हैं जिन्हें आपको अवश्य ही तोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत कोमल हृदय नहीं हूं, लेकिन मुझे ये क्रूर लगता है। होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जेम्स मैकार्थी को निर्दोष साबित करने का रास्ता देख पा रहा हूं। क्या आपके पास उससे जेल में मिलने की अनुमति है? हाँ, लेकिन सिर्फ आपके और मेरे लिए। तो मैं बाहर जाने के अपने निश्चय पर पुनर्विचार करूंगा। क्या हमारे पास यहां से हेरफर्ड जाने और आज ही रात उसे देखने के लिए पर्याप्त समय है? पूरी तरह। तो चलिए चलते हैं। वॉटसन, मुझे डर है कि तुम्हें यह बहुत उबाऊ लगेगा, लेकिन मैं केवल 2 घंटे के लिए ही जाऊंगा। मैं उनके साथ स्टेशन तक गया और फिर नगर की गलियों में घूमता रहा। आखिर होटल लौट आया, जहां मैं सोफे पर लेट गया और एक पीली जिल्द वाली उपन्यास में रुचि लेने की कोशिश की। लेकिन उस कहानी की कमजोर और साधारण कथानक हमारे सामने के गहरे रहस्य की तुलना में इतना खोखला था कि मेरा ध्यान बार बार घटनाओं से हटकर वास्तविक मामले की ओर चला जाता। आखिर मैंने उसे कमरे में फेंक दिया और पूरे दिन की घटनाओं पर विचार करने लगा। यदि मान लिया जाए कि इस दुखी युवक की कहानी बिल्कुल सच थी, तो फिर वो कौन सी भयावह, अनपेक्षित और असाधारण घटना थी जो उसके अपने पिता से अलग होने और उनके चीखों से लौटकर आने के बीच घटित हुई। ये कुछ भयानक और घातक था। वो क्या हो सकता था? क्या चोटों की प्रकृति मेरे चिकित्सकीय अनुभव से कुछ बता सकती थी? मैंने घंटी बजाई और साप्ताहिक काउंटी पेपर मंगवाया, जिसमें जांच की शपथपूर्वक गवाही पूरी तरह छपी थी। उसमें सर्जन ने बताया था कि बाएं पैराइटल बोन के पीछे का तिहाई और ऑक्सीपिटल बोन का बायां आधा हिस्सा किसी भारी कुंद हथियार के प्रहार से चकनाचूर हो गया था। मैंने अपने सिर पर वो जगह महसूस की। स्पष्ट था कि ऐसा वार पीछे से ही किया गया होगा। यह कुछ हद तक अभियुक्त के पक्ष में था, क्योंकि झगड़े के समय उसे उसके पिता के सामने देखा गया था। फिर भी इसका अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि बूढ़ा आदमी वार पड़ने से पहले पीठ भी फेर सकता था। फिर भी होम्स का ध्यान इस ओर दिलाना उचित होता। फिर थी वो विचित्र मरते समय की चूहे से जुड़ी बात। उसका क्या मतलब हो सकता था? ये भ्रम तो नहीं हो सकता। कोई आदमी अचानक प्रहार से मरते समय आमतौर पर भ्रमित नहीं होता। नहीं, ये अधिक संभव है कि उसने ये समझाने का प्रयास किया हो कि उसका अंत कैसे हुआ। लेकिन ये किस ओर इशारा कर सकता था? मैंने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर युवक मैकार्थी द्वारा देखे गए भूरे कपड़े की घटना। यदि ये सच था तो हत्यारा भागते समय अपने कपड़े का कोई हिस्सा, शायद ओवरकोट, गिरा गया होगा और फिर साहस करके लौट आया होगा और उसे उठा ले गया होगा। उस समय जब बेटा अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठा उसकी पीठ किए हुए था और मुश्किल से दर्जन भर कदम दूर था। कितनी रहस्यमय और असंभव्य घटनाओं का ये जाल था। मुझे लेस्ट्रेड की राय पर आश्चर्य नहीं हुआ।
और फिर भी मुझे शर्लॉक होम्स की अंतर्दृष्टि पर इतना विश्वास था कि जब तक हर नई बात उसके विश्वास को और भी मजबूत करती दिखती थी, मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता था। रात देर से शर्लॉक होम्स लौटे। वो अकेले थे क्योंकि लेस्ट्रेड नगर में ही कहीं ठहरे थे। उसने बैठते हुए कहा, कांच अभी भी बहुत ऊंचा है। यह जरूरी है कि जब तक हम जमीन का जायजा नहीं ले लेते, बारिश न हो। दूसरी ओर आदमी को ऐसे सूक्ष्म काम के लिए अपनी सर्वोत्तम स्थिति और सबसे तेज अवस्था में होना चाहिए, और मैं लंबी यात्रा से थका हुआ रहते हुए ये नहीं करना चाहता था। मैंने युवा मैकार्थी से मुलाकात की। और तुमने उससे क्या जाना? कुछ भी नहीं। क्या वो कुछ प्रकाश डाल सका? जरा भी नहीं। एक समय मुझे लगा कि वो जानता है कि ये किसने किया और वो उसे छुपा रहा है, लेकिन अब मैं आश्वस्त हूं कि वो भी उतना ही उलझा हुआ है जितने और लोग। वो बहुत तेज बुद्धि का युवक नहीं है, हालांकि देखने में अच्छा है और मेरा मानना है दिल का साफ है। मैंने टिप्पणी की, मैं उसके स्वाद की प्रशंसा नहीं कर सकता। यदि यह सच है कि वो इतनी मोहक युवती मिस टर्नर से शादी के खिलाफ था। आह, यही तो दुखद कहानी है। ये युवक उस पर पागलपन की हद तक प्रेम करता है, लेकिन 2 साल पहले जब वो बच्चा ही था और वास्तव में उसे जानता भी नहीं था, क्योंकि वो 5 सालों तक बोर्डिंग स्कूल में थी, उस समय इस मूर्ख ने क्या किया? ब्रिस्टल में एक बारमेड के चंगुल में फंसकर उससे रजिस्ट्री ऑफिस में शादी कर ली। किसी को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन तुम कल्पना कर सकते हो कि उसके लिए यह कितना पागलपन भरा कष्ट है कि उसे उस कार्य के लिए कोसा जा रहा है जिसे वो अपनी आंखें देकर भी करना चाहता है, लेकिन जो उसके लिए असंभव है। इसी तरह की पागलपन भरी स्थिति में उसने अपने हाथ हवा में उठा दिए जब उसके पिता ने अंतिम मुलाकात में उसे मिस टर्नर को प्रस्ताव देने के लिए उकसाया। दूसरी ओर उसके पास अपना गुजारा करने का कोई साधन नहीं था और उसके पिता, जो सबके अनुसार बहुत कठोर व्यक्ति थे, यदि सच्चाई जान जाते तो उसे पूरी तरह छोड़ देते। इन्हीं 3 दिनों में वो अपनी बारमेड पत्नी के साथ ब्रिस्टल में रहा था और उसके पिता को यह भी पता नहीं था कि वो कहां था। इस बिंदु पर ध्यान दें, फिर भी बुराई से अच्छाई निकली है। अखबारों से जब बारमेड को पता चला कि वो बड़ी मुसीबत में है और फांसी तक चढ़ सकता है, तो उसने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। उसने उसे लिखकर बता दिया कि उसका पहले से ही बरमूडा डॉकयार्ड में एक पति है, इसीलिए अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है ये खबर युवा मैकार्थी के लिए सारी पीड़ा का सांत्वना बन गई है। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो हत्या किसने की? मैं तुम्हारा ध्यान खास तौर पर 2 बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। पहली ये कि मारे गए व्यक्ति की किसी से तालाब पर मिलने की नियुक्ति थी और वो कोई उसका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा उस समय बाहर था और उसे नहीं पता था कि वो कब लौटेगा। दूसरी बात ये कि मारे गए व्यक्ति को कोई कहते हुए सुना गया था जब तक कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसका बेटा लौट आया है। यही इस मामले के निर्णायक बिंदु हैं। अब अगर आप चाहें तो हम जॉर्ज मेरेडिथ पर बात करें और बाकी मामूली बातों को कल तक के लिए छोड़ दें। जैसा कि होम्स ने पहले ही कहा था, बारिश नहीं हुई और सुबह उजली और साफ निकली। 9 बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हैथरली फार्म और बॉस्कोम तालाब की ओर चल दिए। लेस्ट्रेड ने कहा, आज सुबह एक गंभीर खबर है। कहा जा रहा है कि हॉल के टर्नर साहब की हालत इतनी बिगड़ गई है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। होम्स ने पूछा, शायद बुजुर्ग व्यक्ति हैं? लगभग 60 साल के होंगे, लेकिन विदेशों में बिताई गई जिंदगी ने उनके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया है और वे कुछ समय से बिगड़ती हालत में हैं। इस मामले का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो मैकार्थी के पुराने दोस्त थे और मैं जोड़ दूं कि बड़े हितैषी भी थे, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने हैथरली फार्म उसे किराए पर नहीं बल्कि मुफ्त में दिया था। होम्स ने कहा, वास्तव में यह दिलचस्प है। सैकड़ों और तरीकों से उन्होंने उसकी मदद की है। यहां के हर कोई उनकी अच्छाई के बारे में बोलता है। सचमुच क्या आपको यह थोड़ा अजीब नहीं लगता कि यह मैकार्थी
जिसके पास अपना कुछ खास नहीं था और जो टर्नर पर इतना आश्रित था, फिर भी अपने बेटे की शादी टर्नर की बेटी से करने की बात करता था, जो कि जाहिर तौर पर संपत्ति की वारिस है, और वो भी इतनी निश्चितता से, मानो बस प्रस्ताव करने की देर है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये और भी अजीब है क्योंकि हमें पता है कि टर्नर खुद इस विचार के खिलाफ थे। उनकी बेटी ने हमें खुद ये बात बताई। क्या आपको इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता? लेस्ट्रेड ने मेरी ओर आंख दबाते हुए कहा। अब तो हम निष्कर्षों और अनुमानों पर पहुंच गए। मेरे लिए तो तथ्यों को संभालना ही काफी कठिन है और आप सिद्धांतों और कल्पनाओं में उड़ रहे हैं। होम्स ने विनम्रता से कहा, आप सही कहते हैं, आपको सचमुच तथ्यों को संभालना बहुत कठिन लगता है। लेस्ट्रेड ने कुछ गर्मजोशी से कहा, वैसे मैंने एक तथ्य तो पकड़ लिया है जिसे आप पकड़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। और वो क्या है? कि मैकार्थी सीनियर की हत्या मैकार्थी जूनियर ने ही की और इसके विपरीत सभी सिद्धांत सिर्फ बेकार की बातें हैं। होम्स ने हंसते हुए कहा, खैर, चांदनी तो धुंध से ज्यादा उजली होती है, लेकिन मैं बहुत गलत होऊंगा अगर ये बाईं ओर का घर हैथरली फार्म नहीं है। हाँ, यही है। एक चौड़ा सा आरामदेह दिखने वाला मकान था, 2 मंजिला स्लेट की छत वाला, जिसकी धूसर दीवारों पर पीले लाइकेन के बड़े धब्बे पड़े थे। लेकिन बंद खिड़कियों और धुएं रहित चिमनियों ने उसे एक उदास रूप दे दिया था, मानो इस हादसे का बोझ अब भी उस पर छाया हुआ हो। हमने दरवाजा खटखटाया। होम्स के कहने पर नौकरानी ने हमें वे जूते दिखाए जो उसके मालिक ने मौत के समय पहने थे, और बेटे के भी एक जोड़ी जूते दिए, हालांकि वे वही नहीं थे जो उसने उस दिन पहने थे। इन्हें 7-8 अलग अलग बिंदुओं से नापने के बाद होम्स ने आंगन देखने को कहा, और वहां से हम सब उस घुमावदार रास्ते पर चले जो बॉस्कोम तालाब तक जाता था। जब होम्स किसी सुराग पर होता था तो वो एकदम बदल जाता था। जो लोग सिर्फ बेकर स्ट्रीट के शांत विचारक और तर्कशास्त्री को जानते थे, वे उसे पहचान भी नहीं पाते। उसका चेहरा लाल और गहरा हो जाता, भौहें काली रेखाओं में कस जाती, आंखें इस्पात सी चमकने लगती, सिर झुका हुआ, कंधे झुके हुए, होंठ भींचे हुए और गर्दन की नसें रस्सी जैसी तन जाती। उसकी नथुने मानो किसी शिकार की गंध सूंघ रहे हों। उसका पूरा मन उसी मामले में डूबा रहता, और कोई सवाल या टिप्पणी उसके कान तक पहुंचती भी तो वो सिर्फ झूंझ लाकर जवाब देता। वो तेजी और खामोशी से आगे बढ़ता, कभी रुकता, कभी खेतों में घूम कर जाता, और फिर जंगलों से होते हुए तालाब तक पहुंच गया। तालाब गीली दलदली जमीन पर था और वहां पगडंडी तथा घास पर कई पैरों के निशान थे। होम्स कुत्ते की तरह इधर उधर सूंघता, कभी दौड़ता, कभी झुककर जमीन देखता। उसने 3 अलग अलग पैरों के निशान पहचाने, युवा मैकार्थी के पैरों के, जो एक जगह भागते हुए गहरे धंसे थे, पिता के जो इधर उधर टहल रहे थे, और तीसरे अजीब से चौकोर बूटों वाले पैरों के जो दबे पांव चलते थे। होम्स ने एक पेड़ के नीचे मिट्टी और धूल के नमूने उठाए, छाल को देखा और काई में पड़ा एक नुकीला पत्थर भी उठा लिया। फिर वो सड़क तक गया जहां सभी निशान मिट गए थे। उसने कहा, यह मामला काफी दिलचस्प रहा। मुझे लगता है वो सामने जो ग्रे रंग का मकान है वही लॉज होगा। मैं मॉरन से मिलकर शायद एक चिट्ठी लिखूंगा। तब तक तुम गाड़ी तक जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। करीब 10 मिनट बाद हम वापस गाड़ी में लौटे। होम्स अब भी वह पत्थर लिए था। उसने पत्थर बढ़ाते हुए कहा, यह चीज शायद तुम्हें रुचिकर लगे। लेस्ट्रेड हत्या इसी से हुई थी। मुझे कोई निशान नहीं दिखता। हां, कोई निशान नहीं है। तो फिर आपको कैसे पता? उसके नीचे घास उगी हुई थी। वो बस कुछ दिन पहले ही वहां रखा गया था। ऐसा कोई संकेत नहीं कि वो कहीं और से लाया गया हो। ये चोटों से मेल खाता है। किसी और हथियार का कोई सबूत नहीं है। और हत्यारा? वो एक लंबा आदमी है, बाएं हाथ से काम करता है, दाहिने पैर में लंगड़ाता है, मोटे तलवों वाले शिकार के जूते पहनता है, एक ग्रे रंग का चोगा पहनता है, इंडियन सिगार पीता है, सिगार होल्डर का उपयोग करता है,
और अपनी जेब में एक कुंद चाकू रखता है। कुछ और संकेत भी हैं, लेकिन फिलहाल ये ही हमारी खोज के लिए काफी हैं। लेस्ट्रेड हंस पड़ा। मुझे डर है कि मैं अब भी संशयवादी हूं। सिद्धांत अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमें तो पक्के दिमाग वाली ब्रिटिश ज्यूरी से निपटना है। होम्स ने शांति से कहा, नूवेरों, आप अपनी विधि से काम करें, मैं अपनी विधि से। मैं आज दोपहर व्यस्त रहूंगा और शायद शाम की ट्रेन से लंदन लौट जाऊं। और केस अधूरा छोड़ देंगे? नहीं, पूरा कर चुका हूं। लेकिन रहस्य, वो सुलझ चुका है। फिर अपराधी कौन था? जिस सज्जन का मैंने वर्णन किया। लेकिन वो है कौन? निश्चित ही उसे ढूंढ निकालना कठिन नहीं होगा। ये इलाका इतना भी आबाद नहीं है। लेस्ट्रेड ने कंधे उचकाए और कहा, मैं एक व्यावहारिक आदमी हूं और सच में मैं पूरे देश में एक लंगड़े और बाएं हाथ के सज्जन को ढूंढने नहीं जा सकता। मैं स्कॉटलैंड यार्ड का तमाशा बन जाऊंगा। होम्स ने शांति से कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया, यहां तुम्हारा ठिकाना है। अलविदा। मैं रवाना होने से पहले तुम्हें एक चिट्ठी डाल दूंगा। लेस्ट्रेड को उसके कमरे पर छोड़कर हम अपने होटल लौटे, जहां मेज पर खाना लगा हुआ था। होम्स चुप था और सोच में डूबे हुआ। उनके चेहरे पर दर्द भरा भाव था, जैसे कोई कठिन परिस्थिति में फंसा हो। कपड़े हट जाने के बाद उसने कहा, देखो वॉटसन, इस कुर्सी पर बैठो और मुझे तुम्हें थोड़ा उपदेश देने दो। मैं अभी तय नहीं कर पा रहा कि क्या करना चाहिए और तुम्हारी राय की कद्र करूंगा। सिगार जलाओ और मुझे समझाने दो, प्लीज। अच्छा, अब इस मामले पर विचार करते हुए युवा मैकार्थी की कहानी में दो बातें हैं जो हम दोनों को तुरंत चौंका गई थीं। हालांकि उन्होंने मुझे उसके पक्ष में और तुम्हें उसके विरुद्ध प्रभावित किया। पहली बात यह कि उसके पिता ने उसकी कहानी के अनुसार उसे देखने से पहले ही कोई पुकारा। दूसरी बात यह कि मरते समय उन्होंने रत शब्द का जिक्र किया। उसने कई शब्द बड़बड़ाए, पर बेटे के कानों में यही शब्द आया। अब हमारी जांच इन्हीं दो बिंदुओं से शुरू होनी चाहिए और हम मानकर चलेंगे कि लड़के ने जो कहा वो पूरी तरह सच है। कोई का क्या मतलब? साफ है कि ये बेटे के लिए नहीं था। बेटे को उसकी जानकारी के अनुसार ब्रिस्टल में होना चाहिए था। ये तो मात्र संयोग था कि वो पास में था। कोई उस व्यक्ति को बुलाने के लिए था जिससे उसकी मुलाकात तय थी, और कोई एक विशुद्ध ऑस्ट्रेलियाई पुकार है जो वहां के लोग आपस में करते हैं। इससे यह प्रबल संभावना है कि बॉस्कॉम पूल पर मैकार्थी जिस व्यक्ति से मिलने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया का ही कोई था। तो रत का क्या? शेरलॉक होम्स ने जेब से एक कागज निकाला और उसे मेज पर फैलाया और कहा, यह विक्टोरिया कॉलोनी का नक्शा है। मैंने कल रात ब्रिस्टल से तार करके मंगवाया। उसने नक्शे के एक हिस्से पर हाथ रखा। क्या लिखा है? मैंने पढ़ा, ARAT। उसने हाथ हटाया। और अब बल्लारट। बिल्कुल यही शब्द मरते हुए आदमी ने कहा था, और बेटे ने सिर्फ आखिरी दो अक्षर सुने। वो अपने हत्यारे का नाम बताने की कोशिश कर रहा था, भला बल्लारट वाला। मैंने कहा, कमाल है, ये तो साफ है। अब तुम देख रहे हो कि मैंने दायरा कितना सीमित कर दिया है। ग्रे कोट का होना तीसरी शर्त थी, जो बेटे की गवाही सही मानने पर तय है। अब हमारे पास धूल हल्के की जगह ठोस तस्वीर है, एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लारट से जिसके पास ग्रे कोट है, निश्चित ही। और वही यहां इलाके का जानकार भी था, क्योंकि पूल तक पहुंचना केवल फार्म या एस्टेट से ही संभव है, जहां अजनबी आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। फिर आई आज की खोज। जमीन की जांच करके मुझे वे छोटे छोटे तथ्य मिले जो मैंने उस मूर्ख लेस्ट्रेड को अपराधी के व्यक्तित्व के बारे में बताए। लेकिन वे मिले कैसे? तुम मेरी पद्धति जानते हो, ये छोटी बातों के अवलोकन पर आधारित है। उसकी ऊंचाई का अनुमान चाल की लंबाई से लगाया जा सकता है। जूते के निशान भी पहचान लिए। हां, वे असामान्य जूते थे, लेकिन उसकी लंगड़ाहट, उसके दाएं पैर का निशान हमेशा बाएं से हल्का था। वो उस पर कम जोर देता था। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा था।
लेकिन उसका बाएं हाथ से काम करना, तुमने खुद देखा होगा, पोस्टमार्टम में सर्जन ने चोट की प्रकृति का जिक्र किया था। वॉर पीछे से हुआ था लेकिन बाईं तरफ पर था। यह कैसे हो सकता है? अगर वार करने वाला बाएं हाथ का न हो? वो उस पेड़ के पीछे खड़ा था जब पिता और पुत्र की बात हो रही थी। उसने वहीं सिगार भी पिया था। मैंने राख पाई और अपनी विशेष जानकारी से पहचाना कि ये इंडियन सिगार की राख है। तुम जानते हो, मैंने इस पर काफी ध्यान दिया है और एक 140 तरह की पाइप, सिगार और सिगरेट की राख पर एक लघु पुस्तक भी लिखी है। राख मिलने के बाद मैंने आसपास देखा और काई में वो सिगार का टुकड़ा भी पाया जिसे उसने फेंका था। वो इंडियन सिगार था जो रॉटरडैम में रोल होते हैं। और सिगार होल्डर, उसका सिरा मुंह में नहीं गया था, इसीलिए उसने होल्डर का इस्तेमाल किया। सिरा काटा गया था, काटा भी साफ नहीं बल्कि कुंद चाकू से। मैंने कहा, होम्स, तुमने इस आदमी के चारों ओर ऐसा जाल बुन दिया है जिससे वो बच नहीं सकता, और तुमने एक निर्दोष आदमी की जान बचाई है मानो फांसी का फंदा काट दिया हो। मुझे समझ आ रहा है कि ये सब किस ओर इशारा कर रहा है। होटल का वेटर बोला, दरवाजा खोलते हुए और एक आगंतुक को भीतर लाते हुए। अपराधी है, मिस्टर जॉन टर्नर। जो आदमी अंदर आया वो अजीब और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उसका धीमा, लंगड़ाता कदम और झुके कंधे उसे वृद्ध सा दिखाते थे, लेकिन उसके कठोर, गहरी लकीरों वाले चेहरे और विशाल शरीर से उसकी असाधारण ताकत और व्यक्तित्व झलकता था। उसकी उलझी दाढ़ी, पकते बाल और बाहर निकली हुई भारी भौहें उसके व्यक्तित्व में गरिमा और शक्ति जोड़ती थीं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला और होंठों व नथुनों के किनारे नीलेपन से भरे थे। पहली नजर में ही मुझे स्पष्ट हो गया कि वो किसी घातक और पुरानी बीमारी की चपेट में है। होम्स ने धीरे से कहा, सोफे पर बैठ जाइए। क्या आपको मेरी चिट्ठी मिली? हाँ, गेटकीपर लाया था। आपने कहा था कि बदनामी से बचने के लिए यहां मिलना चाहते हैं। मुझे लगा कि हॉल जाने पर लोग बातें करेंगे। और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? उसने मेरी ओर निराश आंखों से देखा, मानो सवाल का जवाब पहले से जानता हो। होम्स ने उसकी नजरों के जवाब में कहा, हाँ, यही है। मुझे मैकार्थी के बारे में सब पता है। बूढ़ा आदमी अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर गिर पड़ा। उसने कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। लेकिन मैं युवा आदमी को नुकसान नहीं पहुंचने देता। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर उसके खिलाफ असाइज कोर्ट में मामला जाता तो मैं सच बोल देता। होम्स ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर खुशी हुई। मैं अभी भी बोल देता अगर मेरी प्यारी बेटी का सवाल न होता। ये उसका दिल तोड़ देगा, ये तबाह कर देगा जब वो सुनेगी कि मुझे गिरफ्तार किया गया। होम्स ने कहा, यहां तक बात न भी पहुंचे क्या? मैं कोई सरकारी एजेंट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आपकी बेटी ने ही मुझे यहां बुलाया है और मैं उसके हित में काम कर रहा हूं। युवा मैकार्थी को तो हर हाल में बचाना होगा। बूढ़े टर्नर ने कहा, मैं मरता हुआ आदमी हूं। मुझे कई सालों से डायबिटीज है। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि ये महीनों की बात है कि मैं जीऊं या न जीऊं। फिर भी मैं जेल में मरने से अच्छा अपने ही घर में मरना चाहूंगा। होम्स उठा और पेन पेपर लेकर मेज पर बैठ गया और कहा, बस सच बताइए, मैं तथ्य लिख लूंगा। आप हस्ताक्षर कर देंगे और वॉटसन गवाह बनेंगे। फिर ये बयान मैं आखिरी क्षण पर युवा मैकार्थी को बचाने के लिए पेश कर सकता हूं। वादा करता हूं कि तब तक उपयोग नहीं होगा जब तक बेहद जरूरी ना हो। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, ये तो सवाल है कि मैं असाइज कोर्ट तक पहुंचूंगा भी या नहीं तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन एलिस को धक्का न लगे ये चाहता हूं। और अब मैं आपको साफ बता देता हूं, ये लंबे समय से चल रहा था, पर सुनाने में देर नहीं लगेगी। आप उस मरे हुए आदमी मैकार्थी को नहीं जानते। वो एक शैतान था। मैं कह रहा हूं, ईश्वर तुम्हें ऐसे आदमी के पंजे से बचाए। 20 साल से उसका शिकंजा मुझ पर था और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले मैं बताऊं कि कैसे मैं उसकी पकड़ में आया। ये 60 के दशक की शुरुआत की बात है, जब मैं सोने की खदानों में था। मैं जवान था और लापरवाह, कुछ भी करने को तैयार। बुरी संगत में पड़ गया,
शराब पीने लगा। मेरे दावे में किस्मत नहीं थी। फिर जंगल का रुख किया और सीधे शब्दों में कहें तो लुटेरा बन गया। हम 6 आदमी थे और हमारी जिंदगी उन्मुख और जंगली थी। कभी स्टेशन पर धावा बोलते, कभी सोने की खदानों की ओर जाती गाड़ियों को लूटते। मेरा नाम ब्लैक जैक ऑफ अ बल्लार्ड था और हमारी टोली को कॉलोनी में बल्लार्ड गैंग के नाम से याद किया जाता है। एक दिन बल्लारट से मेलबर्न जा रही सोने की खेप पर हमने हमला किया। 6 सिपाही और 6 हम थे तो मामला बराबरी का था, लेकिन पहले ही वार में हमने उनके 4 को मार गिराया। फिर भी हमारे 3 आदमी भी मारे गए, पर हम माल लेकर निकल भागे। मैंने गाड़ीवान के सिर पर पिस्तौल रखी, वो यही मैकार्थी था। काश मैंने तभी उसे मार डाला होता, पर मैंने छोड़ दिया। हालांकि मैंने उसकी दुष्ट आंखों को, मेरे चेहरे को याद करते देखा। हम सोना लेकर अमीर हो गए और बिना शक पैदा किए इंग्लैंड पहुंच गए। वहां मैंने अपने साथियों से नाता तोड़ लिया और निश्चय किया कि मैं एक शांत और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यहां बस जाऊंगा। ये जमीन उस समय बिक रही थी। मैंने इसे खरीद लिया और अपने पैसे से कुछ भलाई करने की ठानी, ताकि जिस तरह से मैंने उसे कमाया था उसका प्रायश्चित कर सकूं। मैंने शादी भी की, लेकिन मेरी पत्नी जल्दी ही चल बसी। उसने मुझे अपनी प्यारी एलिस छोड़ दी जब वो बस एक नन्ही बच्ची थी। उसकी छोटी सी उंगली ने मुझे उस राह पर ला खड़ा किया जिस पर मुझे पहले कभी चलने का मौका नहीं मिला था। संक्षेप में, मैंने नया जीवन शुरू किया और अतीत की भरपाई करने की पूरी कोशिश की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मैकार्थी ने मुझ पर अपना शिकंजा कस दिया। मैं एक निवेश के सिलसिले में शहर गया था और वहीं रीजेंट स्ट्रीट में उससे मुलाकात हो गई। उसके तन पर मुश्किल से एक कोट और पैरों में जूते भी नहीं थे। उसने मेरी बांह पकड़कर कहा, तो जैक, हम अब तुम्हारा परिवार बनेंगे। हम दोनों हैं, मैं और मेरा बेटा, और हमें तुम्हारा सहारा मिलेगा। अगर नहीं दिया तो इंग्लैंड कानून वाला देश है और हर जगह पुलिस वाले मौजूद हैं। फिर वो अपने बेटे के साथ यहां पश्चिमी इलाके में आ बसा। मैं चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सका। तब से वे मेरी सबसे अच्छी जमीन पर मुफ्त में रह रहे थे। मेरे लिए कोई चैन नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई विस्मृति नहीं। जिधर भी देखता उसकी चालाक और व्यंग्य करती हुई शक्ल मेरे सामने आ खड़ी होती। जैसे जैसे एलिस बड़ी होती गई, ये बोझ और बढ़ता गया, क्योंकि अब उसे लग गया कि मैं पुलिस से ज्यादा इस बात से डरता हूं कि मेरी बेटी मेरे अतीत को जान न ले। वो जो चाहता उसे पाना ही होता और मैं बिना सवाल सब दे देता। जमीन, पैसा, मकान, जब तक कि उसने एक ऐसी चीज मांग ली जिसे मैं दे ही नहीं सकता था। उसने एलिस को मांगा। उसका बेटा भी जवान हो गया था और मेरी बेटी भी। मेरी कमजोर सेहत देखकर उसे ये अच्छा सौदा लगा कि उसका बेटा मेरी सारी संपत्ति का वारिस बने। लेकिन वहां मैंने सख्ती दिखाई। मैं उसके गंदे खून को अपने परिवार में शामिल नहीं करना चाहता था। बेटे से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके भीतर उसके पिता का खून था और बस इतना ही काफी था। मैंने इनकार कर दिया। मैकार्थी ने धमकाया। मैंने उसे कह दिया, जो करना है कर ले। तय हुआ कि हम दोनों अपने अपने घरों के बीच के तालाब पर मिलेंगे और बात करेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो अपने बेटे से बात कर रहा है। इसलिए मैं पेड़ के पीछे खड़ा होकर सिगार पीने लगा, ताकि जब वो अकेला हो तब उससे मिलूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी, मेरे भीतर का सारा काला जहर ऊपर आ गया। वो अपने बेटे को मेरी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था, जैसे वो कोई सड़क की निकम्मी लड़की हो। ये सोचकर मैं पागल हो गया कि मैं और मेरी सबसे प्यारी चीजें उसके जैसे घटिया आदमी की पकड़ में हों। क्या मैं इस बंधन को नहीं तोड़ सकता था? मैं वैसे भी मरता हुआ आदमी था, निराश, पर दिमाग साफ और शरीर में अब भी ताकत बाकी थी। मुझे पता था कि मेरा अंत नजदीक है, लेकिन मेरी याद और मेरी बेटी दोनों को बचाया जा सकता था। अगर मैं उसकी गंदी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं। मैंने वही किया, मिस्टर होम्स। मैं फिर भी वही करता। मैंने चाहे गुनाह किया हो, लेकिन मैंने अपने जीवन को प्रायश्चित की आग में जलाया है। लेकिन मेरी बेटी को उसी जाल में फंसते देखना
जिसमें मैं फंसा था, ये मैं नहीं सह सकता था। मैंने उसे मार गिराया जैसे कोई जहरीला जानवर मार दिया हो। उसकी चीख सुनकर उसका बेटा लौट आया, लेकिन तब तक मैं जंगल की आड़ ले चुका था। हालांकि मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि भागते समय मैंने अपनी चादर गिरा दी थी। यही पूरी सच्चाई है जो कुछ हुआ उसका। होम्स ने कहा, खैर, तुम्हारा न्याय करना मेरा काम नहीं। जबकि बूढ़े आदमी ने लिखे हुए बयान पर दस्तखत कर दिए। मैं तो यही दुआ करूंगा कि हमें कभी ऐसी परीक्षा से न गुजरना पड़े। भगवान करे ऐसा ही हो, साहब। और अब आप क्या करने वाले हैं? तुम्हारी सेहत को देखते हुए कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि जल्द ही तुम्हें अपने अपराध का हिसाब एक ऊंची अदालत में देना है। मैं तुम्हारा इकरारनामा संभाल कर रखूंगा। अगर मैकार्थी को सजा हुई तो मैं इसे पेश कर दूंगा, नहीं तो ये कभी किसी इंसान की नजर में नहीं आएगा। चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, तुम्हारा राज हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, तो अलविदा। जब तुम्हारे अपने मृत्युशैया का समय आएगा, तब ये सोचकर तुम्हें शांति मिलेगी कि तुमने मेरी मृत्युशैया को सुकून दिया। अपने विशाल शरीर को संभालते हुए वो धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। लंबे सन्नाटे के बाद होम्स ने कहा, भगवान हमारी मदद करे। क्यों किस्मत ऐसे निर्दोष और असहाय प्राणियों के साथ खेल खेलती है? जब भी मैं ऐसे मामले सुनता हूं तो बैक्स्टर की बात याद आती है। वहां ईश्वर की कृपा न होती तो शेरलॉक होम्स ही होता। जेम्स मैकार्थी को अदालत में बरी कर दिया गया क्योंकि होम्स ने कई आपत्तियां निकालकर बचाव पक्ष को दी थी। बूढ़ा टर्नर हमारी उस मुलाकात के 7 महीने बाद तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। और अब यह संभावना है कि बेटा और बेटी दोनों अपने अतीत पर छाए इस काले बादल से अनजान होकर सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी शर्लॉक होम्स की रहस्यमयी कहानी द बॉस्कॉम वैली मिस्ट्री। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानी विद किशोर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन रोमांचक किस्सों का आनंद ले सकें। कमेंट में बताइएगा कि शर्लॉक होम्स की अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।